जी ठीक है सर, एक मिनट। किधर चले गया? सर हाइपरटेंशन पे दे दूं? हेलो। जी ठीक है सर, ओके। चलिए ठीक है सर। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College, University, Faisalabad. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं आपको बताऊंगी हाइपरटेंशन के बारे में। मतलब कि जो बीपी जो है वो जिन हाई होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो हाई होता है, इसकी क्या रीज़न हो सकती है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसके जो है हम डाइट के थ्रू जो है हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो होता क्या है कि जब जो हमारी जो है खून की नालियाँ जो होती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो उसकी वजह से जो है वो हमारा बीपी जो है वो हाई होता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो जब हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, जो हमारे दिल के मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको जो है हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जो रिलैक्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल तौर पर अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन, जो बीपी जो है ये एक ऐसी डिजीज होती है, एक साइलेंट किलर के तौर पे होती है। इसका मतलब यह है कि ये जो जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस होती हैं, ये इंटरनली जो है वो जल्दी जो है वो मतलब कि जब भी स्टार्ट होती हैं इतनी जल्दी जो है वो बॉडी पे इफेक्ट नहीं देती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता क्या करती हैं, अपने सिम्टम्स जो है वो शो करती हैं। लाइक अगर हम बात करें जितनी भी क्रोनिक डिजीजेज होती हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, कोई भी क्रोनिक डिजीजेज है, ये इनका ऑनसेट क्या होता है, ये जब स्टार्ट होती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी को डैमेज करती हैं अंदर से, और क्या करती हैं कि ये सिम्टम्स भी क्या करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता शो करती हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो अगर एक पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए, जो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, जो कि ब्लड हार्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं, वो 120 होना चाहिए। और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो 120 होना चाहिए, जो रिलैक्स होते हैं वो कितना होना चाहिए, वो 80 होना चाहिए। नॉर्मली तौर पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो नॉर्मली तौर पे अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन जो है, इसकी क्या क्या रीजन जो है वो हो सकती है, कि मतलब हाइपरटेंशन जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि 90 से 95% लोगों को जो हाइपरटेंशन का इशू होता है, बीपी का मसला होता है, उनको जो है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है। मतलब कि उनका जो बीपी ज्यादा हाई होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी ऐसी मेन वजह है, रीजन है जिसकी वजह से उनका बीपी जो है वो हाई है। ठीक है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, सेकेंडरी का मतलब होता है कि उनको किसी डिजीज की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन का इशू है। लाइक अगर हम बात करें कोई पर्सन है, अगर इसको जो है वो किडनी का इशू है, अगर इसको जो है वो गुर्दे जो है प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो कोई भी चीज़ खाएगा, जब उसकी बॉडी से जो है वो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन नहीं होगी, सोडियम वगैरह जो है वो उसके गुर्दों से वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसका जो है ब्लड में लेवल इंक्रीज होगा। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पर्सन है जिसको गुर्दे वगैरह का कोई मसला है, उसको जो है वो बीपी का मसला होगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें आ जाता है, ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो आ जाता है। हाइपरटेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन जो होती है, ये जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये होती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो ओल्ड एज में जाकर जो है ये हो जाती है हाइपरटेंशन। अब आफ्टर 65 ईयर, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म वगैरह भी स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार होने की वजह से, जब फैट एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन हो जाती है। इस तरह अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन जो होती है, बीपी का जिनका मसला होता है, उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर भी इसमें आ जाते हैं। मतलब अगर किसी के पीछे फैमिली हिस्ट्री में है तो आगे से वो जो है वो उस पर्सन को क्या होगी कि उसको नेक्स्ट जो है जनरेशन को होने के ज्यादा चांसेस होंगे। इस तरह अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन जो है वो ओबेसिटी, मोटापे का शिकार है, 60% जो है उसको जो क्या आ जाएगा कि उसको ब्लड प्रेशर का इश्यू होगा। इसी तरह अगर हम बात करें, अगर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का जो है करते हैं, लाइक अगर हम बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें सिगरेट में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, जो हमारी खून की नालियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि ये क्या होता है कि ब्लड प्रेशर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं।
अगर हम बात करें, अगर किसी पर्सन को जो है वो ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो उसको जो है कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। नॉर्मल तौर पर जब बीपी जो है वो हाई होता है तो उसमें होता क्या है कि सीवियर जो है वो हेडेक वगैरह होता है। इस तरह अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि पूरी बॉडी में जो है वो फटीक वगैरह फील होती है। सम टाइम अगर हम हाइपरटेंशन को अगर टाइम वो लोग के टाइम पे क्योर नहीं करते, मतलब कि अगर किसी का स्टार्ट में जो है वो बीपी हाई होना शुरू हो गया है तो अगर वो उस कंडीशन में क्या करेगा, अपना जो फूड इनटेक है उसको मतलब कि हेल्थी इनटेक नहीं करेगा या साल्ट से अवॉइड नहीं करेगा तो उसको बाद में फ्यूचर में फर्दर जाकर उसको क्या करेगा कि उसको जो है वो मतलब कि उसको आइस का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, उसको किडनी वगैरह का इशू जो है वो उसकी डैमेज हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि मोस्टली वो लोग जिनको हाइपरटेंशन का इशू होता है उनको जो है रेटिनोपैथी वगैरह भी हो सकती है। इसकी वजह से अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन में जब बीपी जो है वो हाई होता है तो इस वजह से क्या होता है, हेडेक वगैरह होता है। बाकी अगर हम बात करें फटीक वगैरह आता है, वीएन प्रॉब्लम आता है, चेस्ट में पेन भी होना स्टार्ट हो जाती है सीवियर कंडीशन में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि हाइपरटेंशन जो है अगर इसको जो बीपी को जो है अगर नॉर्मल तौर पर अगर किसी को पर्सन को हो गया है तो इससे जो है इससे इसको परेशान टेंस वगैरह नहीं होना चाहिए कि अगर इसको कोई भी ये डिजीज हो गई है। अगर वो उसको जो है वो मेंटेन करता है, अपने लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन करता है, अपना जो है वो फिजिकल एक्टिविटी लेवल जो है डेली रूटीन के अंदर अगर वो वॉक वगैरह को ऐड करता है तो उससे क्या हो जाएगा कि इसके जो ये सिम्टम्स होते हैं उसको कम, कोई भी क्रोनिक डिजीज है उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हो गई है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, हम उसको जो फर्दर जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं, लाइक अगर हम बात करें जब बीपी का मसला होता है तो अगर जो लोग बीपी के में जो है वो अवॉइड नहीं करते, जितनी भी ऑयली वगैरह चीजें हैं, ये साल्ट को जो है वो नमक को जो है अवॉइड नहीं करते तो उनको जो है बहुत ज्यादा क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है। लाइक अगर हम बात करें जब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर हाइपरटेंशन जो होता है अगर उसको प्रॉपरली टाइम पे अगर ट्रीट नहीं करते, क्योर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते जो लोग, तो उनकी आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। वो वाली आर्टरी जो उनकी दिल की तरफ जा रही होती है उसमें जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो खून की नाली जो होती है वहां पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, पीछे से हमारा जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को आगे भेजने के लिए। तो जिसकी वजह से जब हार्ट को, दिल को जो है वो पीछे से ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो इसकी वजह से बीपी भी हाई होगा और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं जिनको बीपी का मसला है, अगर इसको वो मेंटेन नहीं करते अपने जो बीपी को तो उनको जो है वो स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक हम इस कंडीशन को कहते हैं कि वो वाली आर्टरी जो है वो उनकी ब्रेन की तरफ जा रही होती है, दिमाग की तरफ जा रही होती है, अगर उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जब एक जगह जो है वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है वहां पे जो है वो टिश्यू सेल्स वगैरह को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो इसकी वजह से जो है वो ब्रेन जो है वो स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो जब ब्लड वेजल्स पे प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हेमरेज भी हो सकता है। हेमरेज होता है मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो इस तरह वो भी हो सकता है कि जब हाइपरटेंशन को अगर मेंटेन ना किया जाए तो वो वाली आर्टरीज वेन्स जो है जो कि हमारी लेग्स की तरफ जारी होती हैं, अगर उनमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, अगर उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से फालज वगैरह भी हो जाता है। पेरिफेरल आर्टरीज वगैरह अगर जैसे अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स मीन कि अगर कोई पर्सन है अगर उसको बीपी का मसला हो गया है तो उसको जो है इससे परेशान नहीं होना चाहिए, वो थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके अपना जो है वो बीपी को मेंटेन कर सकता है। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो इसकी मेन जो एक रीजन जो होती है हाइपरटेंशन की, बीपी की, वो ये भी हो सकती है कि वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। उस स्ट्रेस में बेसिकली होता क्या है कि हमारे हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। नॉर्मल तौर पर देखा जाए जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो बाहर से जहरीले मादे जो भी हम डाइट के अंदर ले रहे होते हैं कोई भी, उसने उनको क्या करना होता है, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। वो बॉडी के अंदर फैट जो है चर्बी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है। जब चर्बी को वो इकट्ठा करेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगी, ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा। जब मोटापा होगा तो आगे से क्या होगा, बीपी का मसला तो होगा। तो ये जो है इसके डिफरेंट जो है वो रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसको जो है वो कैसे जो है वो मेंटेन किया जा सकता है हाइपरटेंशन को। नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो होना चाहिए, जो ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, हाइपरटेंशन जो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए और फार्माकोलॉजिकल थेरेपी वगैरह के थ्रू जो है हम इसको मेंटेन कर सकते हैं।
अगर किसी पर्सन, सबसे पहले क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ओबेसिटी का शिकार है, अगर वो मोटापे का शिकार है, अगर उसको बीपी का मसला है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको अपना वेट जो है उसको लाजिमी कम करना चाहिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उसको जो वेट जो है वो कम करना चाहिए, उसको जो है वो आइडियल हेल्थी वे से जो है वो अपना वेट जो है उसको कम करना चाहिए। उसको जो क्रैश डाइटिंग होती है उससे अपना वेट कम नहीं करना चाहिए। क्रैश डाइटिंग में होता क्या है बेसिकली, कि वो लोग जो कि 500 से कम कैलोरीज जो हम अपने पूरे दिन में लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रैश डाइटिंग कहा जाता है। तो जब भी वेट रिडक्शन किया जाए, हाइपरटेंसिव पेशेंट, कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कि ओबेसिटी का शिकार है, तो उसको चाहिए कि वो अपना वेट जो है वो हेल्थी वे से जो है वो अपना कम करे। जितना उसका आइडियल बॉडी, जितना उसका वेट है, उसका आइडियल बॉडी वेट निकाल के उसकी पूरे दिन की जितनी किलो कैलोरीज बनती हैं उसमें से सिर्फ जो है वो 500 कैलोरीज को कम करे। तो इस तरह जो है वो अपना आइडियल वे से जो है वेट कम कर सकता है। इस तरह हो सकता है कि वो अपनी 250 जो कैलोरीज वगैरह है उनको डाइट के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करे, और बाकी जो है उसको जो है वो वॉक के थ्रू जो है वो कम करे। तो ये जो है वो उस पर जो है वो बेटर इफेक्ट। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइटिंग जैसे मैंने बात की है कि जो कि एक दिन में जो है वो बस 500 से कम किलो कैलोरीज लेते हैं लोग, उनका बेसिकली होता क्या है कि उनका एकदम जो है वो वेट वजन तो कम हो जाता है, लेकिन उसकी मेन रीजन उनको उनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट जो है बाद में जो है वो देखना पड़ते हैं। लाइक अगर हम बात करें, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करते हैं उनका वेट तो कम हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उनकी स्किन जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, उनके बाल जो है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह को फेस करना पड़ता है। स्किन जो है उनको जो है वो रफ ड्राई वगैरह जो है वो नहीं रहती, शाइनिंग जो है उनकी स्किन पे नहीं रहती। तो अगर आप कोई पर्सन जो है वो ओबेसिटी का शिकार है, हाइपरटेंसिव भी है, अगर उसने वजन कम करना ही है, तो उसको चाहिए कि आपने जो है वो किसी फिजिशियन, जो भी क्लिनिकल जो भी डाइटिशियन से है जो है वो कंसल्ट करके उसके जो है वो थेरेपी के जो है वो अंडर जो है वो अपना वेट जो है वो कम करे, आइडियल वे से जो है वो अपना वेट जो है वो कम करे। मोस्टली लोग आइडियल वे से उसको क्या करना चाहिए कि अपना वेट जो है वो उसको कम करना चाहिए। नॉर्मली तौर पर रिसर्चेज में ये आता है कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर वो जो है वो अगर कोई पर्सन जो ओबेसिटी का शिकार है, तो अगर वो 10 kg अगर अपना वेट जो है वो कम करता है, तो उसको जो है उसमें जो लाइक अगर हम बात करें, जो जो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो उसके मिली मर्करी जो होता है वो 7% जो है वो उसका कम हो जाता है। मतलब कि सिर्फ एक वजन अगर हाई, वो वाला पर्सन जो कि मोटापे का शिकार है और साथ उसको बीपी का मसला है, तो अगर वो सिर्फ अपना वेट ही कम कर ले, तो इससे भी उसका बीपी जो है वो कंट्रोल जो है वो हो सकता है, कुछ हद तक जो है वो उसका बीपी भी नॉर्मल जो है वो कंट्रोल हो सकता है। नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो आइडियल जो वेट लॉस का जो मेन जो टूल है वो ये है कि एक वीक के अंदर जो है वो 0.5 से 1 kg जो है वो वेट आपका कम होना चाहिए। लेकिन आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह आ गए हैं, वो जो है वो वेट लॉस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन हर पर्सन को जो है वो सप्लीमेंट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वो हर किसी के खुद जो है वो खुद जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी कंपोजिशन जो है, उसकी जो बॉडी की कंपोजिशन है, शेप है, फूड इनटेक है, हर चीज जो है वो हर पर्सन की डिफरेंट होती है, वेरी होती है। उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है, उसका जो हम कह सकते हैं कि जो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफरेंट होता है हर पर्सन का। तो हर पर्सन को जो है वो सप्लीमेंट वगैरह नहीं लेने चाहिए। तो उसको चाहिए कि वो जरूर जो है वो किसी से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है वो अपना, अगर किसी ने वेट लॉस करना है तो तब जो है उसका सप्लीमेंट वगैरह ले। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉइंट आता है कि एक जो है वो हाइपरटेंशन का ये था कि अगर वो ओबेसिटी का शिकार है, तो अपना जो है वो वेट अगर रिडक्शन करते हैं, तो उसमें भी इसके काफी सारे रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। दूसरा अगर हम बात करें तो आता है डैश डाइट। हाइपरटेंसिव पेशेंट को जो है वो डैश डाइट लेनी चाहिए। डैश डाइट का मतलब क्या होता है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। मतलब कि इनको सोडियम जो साल्ट होता है, नमक होता है, वो बिल्कुल कम लेना चाहिए। आइडियली ये होता है, रिसर्चेज में आता है कि एक जो हाइपर बंदा है जिसको बीपी का मसला है, वो एक दिन में कितना नमक ले सकता है, 2300 मिलीग्राम जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर वो इससे भी कम ले तो 1500 मिलीग्राम अगर पर डे अगर वो नमक लेता है, तो ये ज्यादा अच्छा जो है वो रिजल्ट देता है। वो ये बनता है 2/3 जो है वो टी स्पून जो है वो इतना नमक जो है वो एक दिन में बनता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उनको क्या करना चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर वो वाले फूड्स, जो फ्रूट्स वगैरह को जो है वो ज्यादा ऐड करना चाहिए, जिनके अंदर जो है क्या होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा होता है। बाद हम बात करेंगे कि कैल्शियम का क्या फंक्शन होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है और कौन सा जो है उसका रोल होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो करना चाहिए। नॉर्मल तौर पे अगर हम अच्छा ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को जो है वो
वो वाले फ्रूट्स जो है वो कम से कम इनको जो है वो अपनी फ्रूट की सर्विंग तो अपनी डेली रूटीन के अंदर 2 से 3 फ्रूट की सर्विंग तो 3 से 4 फ्रूट तो लाजमी लेने चाहिए हाइपरटेंसिव पेशेंट को। ठीक है। और जब भी इसने जो कोई भी फ्रूट वगैरह ले तो उसको इसके लिए बेस्ट है कि वो फ्रूट को जो है वो स्नैक टाइम में ले तो ज्यादा अच्छा। मतलब ये है कि अगर आपने नाश्ता जो है अगर आपने 8 बजे कर लिया है तो आपकी 10 से 11 के दरमियान जो है वो कोई एक फ्रूट जो है वो 1 से 2 फ्रूट जो है वो उसकी कंजप्शन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए आपको अच्छी जो है वो जब हम स्नैक टाइम में कोई फ्रूट वगैरह बेस्ट तो ये है कि फ्रूट का जो टाइम लेने का जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि उधर से 4 बजे स्नैक टाइम टू मतलब कि 4 बजे आप 4 से 5 के दरमियान तो ज़्यादा अच्छा है। और इससे उधर से जो है वो अगर आप 10 से 11 के दरमियान लें तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को जो है वो क्या लेना चाहिए, केला जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। केले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो केला जो है वो एक ऐसा फ्रूट है जो कि इसके अंदर पोटेशियम जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और पोटेशियम का काम क्या होता है कि उसने हमारी जो ब्लड वेजल्स जो खून की नालियां होती हैं उनको रिलैक्स करना होता है, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है उसको कम करना होता है। केले के अंदर जो है कोई ये नहीं कह सकता कि कोई केला जो है वो वेट गेन करता है, ऐसा नहीं है। जब हम ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज़ है अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी है नॉर्मल पर्सन है अगर वो एक टाइम पे 3-4 केले खाएगा तो ऑब्वियसली उसका वजन बढ़ेगा। वैसे केला जो है वजन गेन नहीं करता, वेट गेन नहीं करता। अगर आप एक केला जो है वो एक स्नैक टाइम में लेते हैं तो आपका वेट गेन नहीं करेगा। केले के अकॉर्डिंग हम बात करें, केले का जो है वो इतना अच्छा रोल है हाइपरटेंशन में कि केला जो है वो क्या करता है, इसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और इसके अंदर मेन बात यह है कि इसके अंदर फाइटोस्टिरोल भी प्रेजेंट है। अगर आप एक केला लेते हैं तो आपको 3 ग्राम जो है वो फाइबर देता है। फाइबर का काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी आर्टरीज खून की नालियों के अंदर इकट्ठा हुआ होता है उसने उसको कम करना होता है। तो जो वो वाले पर्सन जिनको हाइपर टेंशन का इशू है वो केला जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो केला जो है वो हमारा जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है, जो खुशी वाला हार्मोन होता है उसको भी बढ़ाता है। उसका जो एक जैसे हम बात करें सेरोटोनिन है, डोपामिन वगैरह को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो पपाया जो है वो अब भी अपनी डाइट के अंदर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये नाशपाती वगैरह जो है उसको ले सकते हैं, प्रोन जूस वगैरह जो है वो उसको ले सकते हैं, पीच जो है वो उसको आप ले सकते हैं। हाइपरटेंसिव पेशेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जितनी भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो सारे जो है विटामिन मिनरल्स रिच होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ले सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई पर्सन जो है वो मोटापे का शिकार है और साथ उसको बीपी का भी मसला है तो उसको चाहिए कि वो जूस की बजाय जो है वो रा फॉर्म में जो है वो कोई फ्रूट अगर खाए एज सच खाए तो ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें अगर कोई मोटापे का शिकार है तो उसको चाहिए कि वो सेब खाए लेकिन छिलके के साथ खाए, क्योंकि जो इसका छिलका है उसके अंदर पैक्टिन है और पैक्टिन जो है वो फाइबर है, इसमें सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी प्रेजेंट है जो कि उसकी स्टमक की जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट वो होती है उसको भी रेगुलेट करेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह से प्रिवेंट करेगा और कोलेस्ट्रॉल को भी बाहर निकालेगा। क्योंकि जब हम एक जूस बनाते हैं तो जूस जो है वो कभी भी एक फ्रूट से नहीं बनता है। जूस के लिए कम से कम हमें 3 से 4 जो है वो फ्रूट्स लाजमी ऐड करने पड़ते हैं। और जब हम जूस बनाते हैं तो सिर्फ पीछे जो है वो फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज जो है वो शुगर ही रह जाती है, सारा फाइबर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो वो सिर्फ जो है हमें ग्लूकोज मिलता है, फाइबर जो है वो नहीं मिलता। तो बेस्ट तो ये है कि कोई भी पर्सन है, नॉर्मली पर्सन जो कोई भी है उसको चाहिए कि वो फ्रूट को जो है वैसे प्रेफर करे, छिलके के साथ खाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर हम बात करें जैसे सेब है या कोई और है जैसे पियर नाशपाती वगैरह कोई भी फ्रूट है तो उसके लिए जो है वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे सकता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए कीवी जो है वो बहुत एक अच्छा जो है वो रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओट मील जो है वो भी एक जो है वो पोटेशियम जो है वो रिच जो है वो मील है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्वीट पोटैटो होती है, शक्करकंदी जो होती है वो भी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रोकीलाई जो है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मकई होती है वो भी जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी ये पीस वगैरह जो है, ये कम्बर वगैरह जो है, ये भी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है वो बेटर है। नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो हाइपरटेंशन में जैसे मैंने बात की है कि अगर किसी को बीपी का मसला है तो अगर उसको कंट्रोल नहीं करता तो उसको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आगे से उसको जो है प्रॉब्लम काज कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें हाइपरटेंसिव पेशेंट को चाहिए जिसको बीपी का मसला है कि वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऑयल घी स्पेशली तौर पे जो है वो उसको अवॉइड करे। जी जितने भी घी वगैरह है, अलबत्ता जो देसी घी है वो उसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकता है, लेकिन वो भी जो है वो इतनी क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको ऐड करे।
तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को चाहिए कि उसके लिए बेस्ट है, अगर कोई बेस्टी भी है साथ उसको बीपी का मसला है तो उसको चाहिए कि अगर उसने मिल्क लेना है तो वो बेस्ट तो ये है कि लो फैट मिल्क जो है वो उसको प्रेफर करे। लो फैट मिल्क जो होता है कि अगर हमने दूध है अगर उसको एक दफ़ा बॉयल किया उसके ऊपर जो मलाई आई है हम उसको रिमूव कर दें, फिर जो है हम उसको जो है उसका इंटेक कर लें तो ये एक लो फैट जो है वो मिल्क बन सकता है। इसी तरह अगर उसने दही वगैरह का इंटेक करना है तो वो भी जो है वो लो फैट योगर्ट जो है उसको प्रेफर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो आलमंड मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं, जितने भी ये कोकोनट मिल्क वगैरह जो है जैसे कोकोनट गरी वगैरह का जो मिल्क जो है वो जो है वो अपने डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अलबत्ता ऑलिव ऑयल जो है वो इनके लिए जो है वो अच्छा है। इसी तरह अगर हम बात करें जिन बच्चों को जिन लोगों को जो है वो बीपी का इशू होता है उनको चाहिए कि अगर उन्होंने प्रोटीन का कोई सोर्स लेना है, लाइक अगर हम बात करें उन्होंने अगर कोई चिकन मटन वगैरह का कोई सोर्स लेना है, जैसे हम बात करें चिकन अगर उन्होंने प्रेफर खाना ही है तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को चाहिए कि वो चिकन का जो है वो वाला पोर्शन जो है वो उसको प्रेफर करें जिसके अंदर फैट जो है वो कम होता है। डायरेक्ट जैसे अगर हम बात करें जो बोनलेस चिकन वगैरह होता है वो उनके लिए जो है वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू विंग्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर जो है वो फैट ज्यादा होती है तो उनको जो है उनसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनको चाहिए कि जितने भी ये जो है बारबेक्यूज वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा मसाले वगैरह ऐड किए जाते हैं, स्मोक वगैरह, तो उनसे जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, वो उनको नहीं लेना चाहिए बारबेक्यू वगैरह जितने भी तिक्का जो भी होता है। क्योंकि इसके अलावा जितने भी ये बाजार के जो मसाले वगैरह होते हैं डिब्बा पैक मसाला उनके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड किए होते हैं जो कि शेल्फ लाइफ को फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो हाइपरटेंसिव जिसको बीपी का मसला है उसको चाहिए कि जितने भी डिब्बे वाले मसाले वगैरह हैं उनसे भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर नमक जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐड हुआ होता है जो कि उनके बीपी को हाई कर सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नॉर्मल तौर पर अगर हम बात करें जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसको जो है वो एक दिन में जो है वो कितना फाइबर जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए। नॉर्मली देखा जाए तो उसको 22 से 34 ग्राम जो है वो फाइबर जो है वो उसको अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए। फाइबर अगर हम बात करें तो फाइबर जो है वो काफी सारे फाइबर के जो सोर्सेज हैं, अगर हम बात करें सॉल्युबल फाइबर भी है, इनसॉल्युबल फाइबर भी आ जाता है। लाइक अगर हम बात करें इसबगोल का छिलका है जो है वो भी ये अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि वो क्या कर सकता है उनके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो रिमूव बॉडी से जो है वो फैट को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं उनको चाहिए कि उसको जो है वो छिलके के साथ जैसे मैंने बात की है तो वो उसको जो है वो ले सकते हैं तो उनके लिए जो है वो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जौ का जो दलिया है वो हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है बीटा ग्लाइकन, ठीक है, वो पोटेशियम भी होता है इसमें मैग्नीशियम भी होता है और जो कि उनकी ब्लड वेजल्स को क्या करता है डायलेट करता है, कंस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो सुबह नाश्ते में जो है वो जौ का दलिया जो है वो इस तरह भी ले सकते हैं कि अगर आप उसको हाफ कप पानी में लें हाफ कप दूध में डालें तो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल थिक दूध के अंदर जो है वो ना बनाएं क्योंकि उसके अंदर फैट जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गई। जब उसको ठंडा हो जाए तो आप उसमें जो है वो ग्रेप्स वगैरह या कोई भी एक दो फ्रूट ऐड करके तो या केला वगैरह ऐड करके आप एक अच्छा जो है वो ब्रेकफास्ट मील जो है वो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो एग वाइट जो है वो उसको ले सकते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो जो एग वाइट होता है उसके अंदर जो है प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है। कुछ पेपर्स रिसर्चेस में ये आता है कि एग यॉक जो है वो अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल तो प्रेजेंट होता है लेकिन कुछ पेपर्स में ये आता है कि ये जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है लेकिन कुछ में ये आता है कि ये जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसके लिए बेस्ट तो यही है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को जो एग यॉक है उससे क्या करना चाहिए, जो अंडे की जो जर्दी होती है उससे अवॉइड ही करना चाहिए, वो उनको नहीं लेनी चाहिए। बाकी जो एग वाइट है जिसकी अंडे की सफेदी है वो प्रोटीन रिच है, उसका कोई नुकसान नहीं है, वो उसको जो है वो अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो एग योक है जर्दी है उसको जो है वो अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हाइपरटेंसिव जिनको बीपी का मसला है उनको चाहिए कि जितने भी ये भुने हुए, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो मकई वगैरह होती है भुनी हुई मकई जो होती है, लाइक अगर हम बात करें रास्ते वगैरह में जैसे होती हैं या कुछ चने वगैरह जो है बुने होते हैं रेत वगैरह के अंदर नमक वगैरह के अंदर, उनको जो है वो नहीं लेने चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा रिच क्वांटिटी में जो है वो नमक जो है वो ऐड किया होता है तो वो भी जो है उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि हाइपर इस तरह अगर हम बात करें तो हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं अगर उनको जो सॉल्ट जो है वो नॉर्मल तौर पे लेना चाहिए वो कितना बनता है
1500 अगर मिलीग्राम ले तो ये ज्यादा अच्छा है। 1500 मिलीग्राम जो है वो इतना बनता है, 2/3 टीस्पून जो है वो इतना बनता है। नॉर्मल तौर पे जो आइडियली जो बनता है वो वैसे तो 2300 मिलीग्राम बनता है, वो बनता है 1 टीस्पून जो है वो इनका होना चाहिए इनके डेली रूटीन के अंदर। लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनको खुद जो है वो सॉल्ट ऐड करने की जरूरत, बेस्ट तो मेन तो ये है कि जब भी वो कोई फूड वगैरह जब भी कोई लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो ऊपर स्प्रिंकल करके जो है वो एक्स्ट्रा, जैसे अगर हम कोई सालन वगैरह बनता है तो उसमें नमक वगैरह कम हो गया तो उसको डायरेक्ट जो है वो ऊपर स्प्रिंकल करके जो है वो ना लें, वो जो है उनकी हेल्थ को जो है बैड इफेक्ट काज कर सकता है। लेकिन हाइजीन लोगों को बीपी का इशू है उनको जो है वो नमक ऐड करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं उनके अंदर नेचुरली तौर पर जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है कि उनको बाहर से जो है वो नमक वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं उनको जो है ये जितनी भी ये रेड मीट जो होता है, लाइक स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें कलेजी वगैरह जो होती है इसके अंदर जो है वो फैट बहुत ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, तो उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी ये मीठी जो बेकरी की चीजें होती हैं, क्योंकि जब भी हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है जिनको बीपी का मसला अगर वो बहुत ज्यादा जो है मीठी चीजें खाएंगे, बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फैट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इनकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो कोई भी वो चीज लेंगे उनको वो फैट में कन्वर्ट होकर इनकी बॉडी के अंदर इकट्ठी होती जाएगी, जो कि उनकी मजीद जो है वो ओबेसिटी को बढ़ाएगी। तो इससे जो है इनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी ये अचार वगैरह होता है तो अचार के अंदर हमारे जो घर वाले जो भी हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो ऑयल ऐड करते हैं, नमक वगैरह ऐड करते हैं, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट जिनको है उनको जो है वो अचार वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए जितनी भी ये चिली सॉस है, सोया सॉस वगैरह है, उससे क्या करना चाहिए इनको जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट को क्या करना चाहिए, टोटली जो है वो इस चीज से क्या करना चाहिए इनको जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट वगैरह होते हैं अगर वो सूप वगैरह लेते हैं या यूहनी वगैरह लेते हैं तो उसमें जो है वो जितने भी, जैसे अगर हम सूप वगैरह बनाते हैं उसमें जो है हम कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड करते हैं, चिली सॉस सोया सॉस वगैरह, तो उनको चाहिए कि वो जो है इससे टोटली जो है वो अवॉइड करें, उसको जो है वो ऐड ना करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए जो है वॉलनट जो है अखरोट जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है उनके लिए, ठीक है, जो कि उनके बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए आलमंड जो है वो भी बहुत अच्छा सोर्स है हाइपरटेंशन के लिए, वो लोग जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है उसको ऐड कर सकते हैं। बेस्ट तो यह है कि उसको ओवरनाइट जो है वो सोक्ड कर दें, रात को जो है पानी के अंदर भिगो के रख दें, सुबह उठ के जो है वो उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो जापानी फल जो है वो एक फ्लैशी फाइब्रस जो है वेजिटेबल है, सोर्स है, और वो क्या करता है उसमें फाइबर जो है वो ज्यादा होता है, तो वो भी क्या करेगा हाइपरटेंशन, जिन लोगों को इशू है हाइपरटेंशन का, वो जापानी फल जो है वो अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन लोगों को जो है वो हाइपरटेंशन वगैरह का इशू है वो नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो उनको जो है वो एवोकाडो जो है उनको अपनी डाइट के अंदर जो है वो ऐड करना चाहिए। अलबत्ता जो एवोकाडो होता है उसके अंदर जो है वो फैट होता है, लेकिन उसके अंदर वो वाला फैट होता है जो कि एसेंशियल फैट जो है प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए जो है वो जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी से क्या करता है जो एलडीएल होता है उसको, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको क्या करता है, कम करता है। तो अगर आप कोई पर्सन जो है अगर एक सर्विंग जो है वो एवोकाडो की लेता है तो उसको जो है इससे 58.3 मिलीग्राम जो है उसको जो है वो मैग्नीशियम मिलता है पोटेशियम को अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो उसको 74% जो है उसको क्या करेगा, पोटेशियम जो है वो उसको मिलता है। बाकी अगर हम देखा जाए तो हाइपरटेंसिव कोई भी पर्सन है, हाइपरटेंसिव पेशेंट को अकॉर्डिंग हम देखा जाए कोई भी पर्सन है जिसको क्रोनिक डिजीज वगैरह है, लाइक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर वगैरह कोई भी है, उसको जो है वो अपना फिजिकल बल्कि कोई ये नहीं हम कह सकते कि अगर कोई पर्सन जो है वो ऑब्वियसली जब बीमार होगा तो फिर ही उसने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बल्कि आम अगर हम जैसे हेल्थी पर्सन वगैरह हैं, अगर हमें कोई डिजीज नहीं है तो हमें भी अपनी डेली रूटीन के अंदर जो है वो अपना फिजिकल एक्टिविटी वॉक जो है एटलीस्ट जो है कम से कम जो है वो 30 मिनट तो लाजमी ऐड करना चाहिए। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा जो हाजमे का जो सिस्टम होता है वो बेटर होता है, हमारा जो वो वाले बैक्टीरिया जो कि हमारे गट के अंदर होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गुड बैक्टीरिया जिन्होंने हमारी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाना होता है वो इंक्रीज होते हैं। तो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होगी तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस वगैरह आ जाए, जैसे हम बात करते हैं कि जितनी भी ये क्रोनिक डिजीज होती हैं उनकी एक मेन वजह जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से आगे जो है ये डिजीजेज होती हैं। तो जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हमारा
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर हमें कुछ जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपना फिजिकल लेवल एक्टिविटी लेवल जो है वो इसको एटलीस्ट हफ्ते में जो है कम से कम 5 घंटे जो है वो आपका फिजिकल एक्टिविटी लेवल तो लाजमी होना चाहिए। एक तो इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका जो हाजमे का सिस्टम है वो बेटर होगा। एक तो दूसरा क्या होता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं वो कम हो जाता है। जो वो वाले हार्मोन जो मतलब जो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर हुए होते हैं वो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर हम पीसीएस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पीसीएस जो है वो कभी भी जो है वो ऐसे प्योर नहीं होता, जितनी मर्जी मेडिसिन वगैरह ले लें, जब तक वो पीसीएस की जो पेशेंट है वो क्या करते हैं, जब तक अपनी डाइट अपनी डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी लेवल को इंक्लूड नहीं करती। क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी लेवल करते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, तो हमारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस होते हैं। और जो भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन है, कोई भी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन वगैरह जो भी है वो क्या करता है, बैलेंस करता है। एक तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल से क्या होता है कि हमारा जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह होता है, जहन जो होता है सुकून वो बेटर होता है। बाकी जो है हमारी डाइजेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है हमें स्टमक वगैरह का कोई इशू नहीं होता। मोस्ट लोग जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू रहता है, तो इससे जो है वो उसका कोई इशू नहीं रहता। बाकी जो है इसके साथ साथ जो है वो आपका बॉडी का जो है वो हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मर्जी अगर आप अच्छी डाइट ले लें, आप बॉडी से अंदर हाइड्रेटेड नहीं है तो कैसे जो है पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जितनी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो पानी की वजह से होते हैं। तो उस सेल्स वगैरह जैसे हम बात करें, जितनी भी हमारी ये लेयर मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं, उनकी आउटर लेयर जो है वो फ्लूइड जो है उसमें होते हैं। तो जो हम फूड वगैरह लेते हैं उनकी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है वो फ्लूइड चाहिए होता है। तो कम से कम 10 से 12 ग्लास तो पानी जो है वो एक नॉर्मल पर्सन को तो अपनी डाइट के अंदर लाजमी जो है वो ऐड करना चाहिए। एक तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह रिमूव होंगे, ठीक है। जब प्रॉपर जो है वो यूरिनेशन वगैरह होगी तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड जो है वो नहीं होगी, इससे जो है आपकी स्किन जो है वो भी क्या होती है, बेटर जो है वो होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ज़्यादा ही लंबा हो गया।